हेलो दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे जी ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन इज टाइनी पार्टिकल्स ऑफ कार्बन। बेसिकली कार्बन के ही पार्टिकल होते हैं दैट आर एमिटेड एज ए रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन। जब पूरी तरह से कंबस्शन ना हो तो ब्लैक कार्बन बनते हैं। ऑफ फ्यूल्स कंटेनिंग कार्बन, बेसिकली कार्बन का पूरी तरीके से कंबस्शन नहीं हुआ तो एटमॉस्फेयर में क्या है, इनकम्प्लीट जो कंबस्शन वाले पार्टिकल्स हैं वो आ जाएंगे, उसे कहते हैं ब्लैक कार्बन। प्लूम ऑफ स्मोक फ्रॉम ए चिमनी, चिमनी से निकलने वाला धुआं, और ए फायर, जहां वैसे कहीं आग लगी हो वहां से निकलने वाला धुआं, आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लैक कार्बन। आप देखना जैसे चिमनी में से धुआं निकलता है तो वो काले रंग का होता है, तो बेसिकली वो ब्लैक कार्बन ही है। होता क्या ना, ब्लैक कार्बन अपने आप में इसका बहुत अधिक ग्रीन हाउस पोटेंशियल है, पर मेन बात है कि ये अधिक देर तक एटमॉस्फेयर में रहता नहीं, सेटल हो जाता है। पर इसका ना वार्मिंग करने का पोटेंशियल दोहरा है। हम पढ़ेंगे भी कैसे ये बर्फ के ऊपर जब बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा, तो सूरज की किरणें अब्जॉर्ब करके बर्फ को और पिघलाएगा और नीचे जो जमा हुई आपकी कुछ कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जब ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस है, मीथेन है, उनको रिलीज कर देगा। तो इसका इफेक्ट मल्टी डिमेंशनल है। देयर साइज रेंज फ्रॉम 10 माइक्रोमीटर्स, 10 माइक्रोमीटर जिसका रेडियस 10 माइक्रोमीटर हो, ठीक, इसे PM10 भी कहते हैं। दैट इज द साइज ऑफ ए सिंगल बैक्टीरियम, ठीक, बैक्टीरिया के साइज के बराबर का होता है, उससे लेकर कितना, लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर, ये इसका साइज हो सकता है। मीन 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम हो सकता है, 10 माइक्रोमीटर से लेकर लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम हो सकता है साइज। दिस 2.5 माइक्रोमीटर साइज इज 30th ऑफ ब्रेड्थ ऑफ ए ह्यूमन हेयर। तो अगर हम अपने इंसानी शरीर के बाल की बात करें तो उसका 1/3 जितना मोटाई वाला हमारा बाल होता है, उसका 1/30 1/30 कर दो ना, तो आ जाता है 2.5 माइक्रोमीटर। तो काफी बारीक पार्टिकल साइज भी हो सकता है इसका, ठीक। तो जनरली PM10 PM2.5 ये टर्मिनोलॉजी हम न्यूज में अक्सर देखते हैं। कार्बन पार्टिकल PM10 इतना हो गया, कार्बन पार्टिकल PM2.5 इतना हो गया, स्मोक पार्टिकल ऐसे, तो ये उनका साइज होता है। दिस साइज इज सो स्मॉल दैट these particles can easily pass through the walls of the human lungs। तो वो जो इंसान के फेफड़े हैं उनकी जो वाल है, उनकी जो बाहरी परत है, उसमें से भी ये पास कर जाती हैं एंड एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो कहने का मतलब इतने पतले हैं, देखो मोटे होंगे तो किसी ना किसी तरह हमारे नाक के बाल या और हमारे शरीर के मैकेनिज्म है, कहीं ना कहीं ये रुक जाएंगे, अधिक से अधिक फेफड़े में जाकर रुक जाएंगे। पर जो 2.5 है वो फेफड़ों को भी पार कर जाते हैं और हमारे खून में मिल जाते हैं, तो हानिकारक हो गए ना। ऑल्दो ब्लैक कार्बन हैज शॉर्ट लाइफ, इनका जीवन काल कम होता है, एटमॉस्फेयर में अधिक देर तक ये नहीं रहते। इन द एटमॉस्फेयर 1 to 2 वीक्स, 1 से लेकर 2 हफ्ते के बीच बीच ही ये सेटल डाउन हो जाते हैं, इनका लाइफ इतना ही रहता है। एंड फॉल्स आउट ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर इन फ्यू डेज। तो इस प्रकार से हमारे एटमॉस्फेयर से, ट्रोपोस्फेयर से क्या है, निकल जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मीन सेटल हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। बट ड्यूरिंग इट्स स्मॉल स्टे, पर चाहे वो कम समय के लिए एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इट्स पोटेंशियल फॉर अब्सॉर्बिंग सन्स हीट इज मिलियंस ऑफ टाइम्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर देन CO2। इसका पोटेंशियल कितने मिलियन टाइम होता है, 1 यूनिट CO2 और 1 यूनिट अगर ब्लैक कार्बन की बात करें तो ब्लैक कार्बन मिलियंस ऑफ टाइम अब्सॉर्ब कर लेता है हीट। बीइंग वाइट द स्नो हैज हाई अल्बिडो, बीइंग वाइट सफेद रंग की होने के कारण द स्नो हैज हाई अल्बिडो, तो जो हमारी बर्फ होती है
पहाड़ों पे जमी, पोल पे जमी, तो उसका क्या है, अल्बिडो बहुत हाई होती है। ये आपने लाइन याद रखनी है, क्योंकि ना ऐसे सीक्वेंस पूछी जा सकती है प्री में भी, किसकी अल्बिडो ज्यादा है किसकी कम है, सीक्वेंस बनाओ इनकी। तो स्नो की अल्बिडो ज्यादा होती है। अब ये अल्बिडो क्या है, अल्बिडो होती है जी द प्रपोर्शन ऑफ इनकमिंग सन रेज दैट आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम ए सरफेस। तो किसी सरफेस से सूर्य की किरणें टकराई और कितनी परसेंट रिफ्लेक्ट हो गई, वो होती है अल्बिडो। अगर 30% अल्बिडो है, इसका मतलब 100 में से 30 क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक, तो जो हमारी स्नो है उसकी अल्बिडो काफी ज्यादा होती है। पर व्हेन ब्लैक कार्बन सेटल्स ऑन द स्नो, तो जब ये स्नो के ऊपर सेटल हो जाते हैं तो क्या होता है, ग्लेशियर्स और आइस कैप्स, ठीक है, इन ग्लेशियर के ऊपर, आइस कैप के ऊपर या स्नो के ऊपर जो सेटल हो जाते हैं तो क्या होता है, इट रिड्यूसेस द अल्बिडो ऑफ दी सर्फेसेस। तो ये जो सरफेस है स्नो वाले, तो इसकी अल्बिडो अब कम हो गई। अब पहले की अपेक्षा क्या होगा, सूर्य की किरणें अधिक अब्सॉर्ब की जाएंगी। पहले वापस भेज दी जाती थी रिफ्लेक्ट करके, अब क्या है, अधिक अब्जॉर्प्शन होगी क्योंकि अल्बिडो कम हो गई है। दिस दस ब्लैक कार्बन डिपोजिशन लीड्स टू अब्जॉर्प्शन ऑफ मोर रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम सन। तो सूरज से आने वाली रेडिएशन अब ज्यादा अब्जॉर्ब होगी। ठीक है जी। दिस लीड टू मेल्टिंग ऑफ स्नो। इससे क्या होगा, स्नो मेल्ट हो जाएगा, गर्मी के कारण मेल्ट होगा ना स्नो। मेल्टिंग ऑफ स्नो विल रिलीज ट्रैप्ड ग्रीन हाउस गैसेस। तो जो नीचे ट्रैप हुई ग्रीन हाउस गैसेस है ना, तो वो क्या है, अब वो भी रिलीज होंगी एटमॉस्फेयर में। पहले वो अंदर ट्रैप हो रखी थी बर्फ के अंदर, अब क्या है, बर्फ पिघल गई तो अंदर की गैसेस भी, ग्रीन हाउस गैसेस भी एटमॉस्फेयर में आ गई। तो बस फिर उन्होंने अपना काम कर दिया। दिस विल लीड टू फर्दर वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर और फिर क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये दोहरा काम किया इसने, खुद भी इसने सूर्य की किरणें, हीट को अब्सॉर्ब किया और बाद में बर्फ को पिघलाया और अंदर से जो जमा ग्रीन हाउस गैसेस थी उनको भी रिलीज करवा दिया, और ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, अब ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा होगी। ओवरऑल ब्लैक कार्बन इज कंसिडर्ड एज द सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग आफ्टर CO2। तो CO2 के बाद अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर आता है ब्लैक कार्बन। अब आप कहोगे सर पीछे तो हमने मीथेन पढ़ा है, पर वो गैसेस के टर्म में है, अगर गैसेस की बात आए तो मीथेन आएगा। तो अगर वैसे देखा जाए तो ब्लैक कार्बन सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है जी। आगे बात करेंगे सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड ब्लैक कार्बन। इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड अदर रिलेटेड यूजेस ऑफ कोल। बेसिकली कोल को जलाना या पेट्रोलियम को जलाना या फॉसिल फ्यूल को जलाना, ये क्या है, आर द मेजर सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड ब्लैक कार्बन। अब ये कहां कहां जलाया जाता है देख लो। पावर जनरेशन के लिए थर्मल पावर प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, हमारी गाड़ियों में, रेलगाड़ियां अपनी, हमारी कारें, बस, ट्रक, सब में, इंडस्ट्री में, हाउस होल्ड कुकिंग में भी और बिल्डिंग्स में भी। ठीक, तो इसमें फॉसिल फ्यूल्स जलाए जाते हैं। आगे चलते हैं जी। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज एग्रीकल्चर। दूसरे नंबर पर कौन आता है, एग्रीकल्चर। क्या होता है एग्रीकल्चर में, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोमक ऑफ कैटल, कैटल के स्टोमक से, क्योंकि वहां जो उनका चारा है उसका डिकम्पोजिशन होती है और मीथेन निकलती है। ठीक है जी। फीड प्रोडक्शन, ठीक, फीड, जहां पर उनके लिए फीड तैयार किया जाता है, नाइट्रोजन वगैरह फर्टिलाइजर में से, इंडस्ट्री में से नाइट्रोजन वगैरह निकलती है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस ही है। मीट इंडस्ट्री से, मीट वेस्ट से, ठीक, और दलदल वाले एरिए जैसे फ्लडेड राइस प्रोडक्शन, जहां पर चावल की खेती होती है, पानी को ऐसे पूरा फ्लड करके पानी को भर करना, आपको पता है पैडी कैसे उगाया जाता है, एक पूरे एरिया में पानी जमा कर लिया जाता है, तो वो दलदली एरिया बन गया, तो वहां से मीथेन निकलेगी। मीथेन का बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। डिफोरेस्टेशन कर दो, जब हम एग्रीकल्चर की एक्सपेंशन करते हैं तो फॉरेस्ट एरिया को काट देते हैं, तो उससे भी कार्बन रिलीज होता है। डिफोरेस्टेशन इज डन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एरियाज, ये बात होगी।
डिफॉरेस्टेशन से क्या हुआ, अब इट लीड्स टू रिलीज ऑफ ट्रैप्ड कार्बन, तो जो कार्बन ट्रैप था जमीन के अंदर और हमारे पेड़ पौधों में, वो क्या हो गया, रिलीज हो जाएगा। एंड रिड्यूस्ड कार्बन स्टोरेज एबिलिटी ऑफ द सिस्टम, पहले क्या था, वृक्ष थे, ये सब क्या करते थे, फोटोसिंथेसिस से CO2 लेकर अपने अंदर कार्बन स्टोर कर लेते थे। प्लांट्स अब्सॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो अब क्या है, ये काम भी नहीं होगा, तो जो स्टोर था उसको आपने रिलीज कर दिया और स्टोर करने की एबिलिटी भी कम कर दी, किसमें, डिफॉरेस्टेशन में। ठीक है जी, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इन दीज केसेस द मेजर ग्रीन हाउस गैस जनरेटेड इज मीथेन, जनरली मीथेन होती है एग्रीकल्चर वाले में। नेचुरल सोर्सेस इंक्लूड, कुदरती रूप से भी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, वो कौन कौन सी हैं, जैसे कहीं आग लग गई जंगल में, फॉरेस्ट फायर, ठीक है जी, वोल्केनिक एरप्शन से जब लावा फूटता है तो अंदर से CO2 वगैरह और गैसेस निकलती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस वहां से भी निकलती हैं। ये बात हो गई। आगे बात करते हैं जी ब्राउन कार्बन। अभी हमने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा था ब्लैक कार्बन, अब पढ़ेंगे ब्राउन कार्बन। ब्राउन कार्बन क्या होता है, ब्राउन कार्बन स्मोक इज रिलीज्ड बाय द कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब ऑर्गेनिक मैटर को आप, जैसे मान लो कि जिसमें ऑर्गेनिक मैटर कार्बन कंपाउंड, कार्बन हाइड्रोजन वगैरह है ना, ऑक्सीजन, ऐसे कंपाउंड होते हैं, मेनली कार्बन। तो जैसे कोई डेड बॉडी जलाई, जहाँ मीन आपने वृक्ष वगैरह जो कि इतने अधिक सूखे ना हो, ठीक, तो प्रॉपर तरीके से नहीं जलेंगे तो धुआं निकलेगा ब्राउन कलर का, ऑर्गेनिक मैटर। व्हेन रिलीज्ड इट एग्जिस्ट अलॉन्ग विद ब्लैक कार्बन, तो ब्लैक कार्बन के साथ साथ ये भी एटमॉस्फेयर में रहते हैं। ब्लैक कार्बन इज प्राइमरीली रिलीज्ड बाय कंबस्शन एट हाई टेम्परेचर। बेसिकली ब्लैक और ब्राउन में फर्क क्या है कि अगर तो हाई टेम्परेचर पर जलाया तो ब्लैक कार्बन निकले, तो कम टेम्परेचर पर आप जब जलाओगे किसी चीज को, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर को, तो ब्राउन कार्बन निकलेंगे। मैं रिपीट कर दूं, कम टेम्परेचर पे कुछ जलेगा तो जनरली ब्राउन कार्बन निकलते हैं, हाई टेम्परेचर पर ब्लैक कार्बन निकलते हैं। सोर्स ऑफ ब्राउन कार्बन इज मेनली कंबस्शन ऑफ बायोमास, बायोमास के कंबस्शन से ब्राउन कार्बन निकलते हैं। टुगेदर दीज टू, कौन कौन से, ब्लैक और ब्राउन कार्बन दोनों, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हीट अब्सॉर्बिंग सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर। ये बहुत हीट अब्सॉर्ब करते हैं दोनों मिलकर। लेट अस डिस्कस वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स। आर्थिक सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर वो कौन कौन से हैं, दैट आर एमिटिंग ग्रीन हाउस गैसेस। तो इनकी सीक्वेंस पूछी जा सकती है कि सबसे अधिक कौन अमिट करता है, उससे कम कौन करता है, उससे कम कौन करता है, इसका सीक्वेंस बताओ। देखो जी, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय इकोनॉमिक सेक्टर, अगर ग्लोबल लेवल की बात करें, ये देखो 25% है जी इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन। तो सबसे अधिक क्या है, ये आपके थर्मल पावर प्लांट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है 25%। और 1-8% कम ये है क्या, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज, जो हमने पढ़ा पहले भी कैसे मीथेन निकलती है। तो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर, फॉरेस्ट्री वाला सेक्टर दूसरे नंबर पर आएगा। तीसरे पर आएगी जी इंडस्ट्री, ठीक। चौथे पर ट्रांसपोर्टेशन बाद में है, ठीक। और फिर अदर एनर्जी और कुछ बिल्डिंग के थ्रू हमारे। तो आपने ना मेन ये याद रख लेने हैं, 3, इलेक्ट्रिसिटी पहला है, फिर एग्रीकल्चर है, फिर इंडस्ट्री है, और फिर ट्रांसपोर्टेशन बाद में है। मेन सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन बाद में है, पहले इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, फिर एग्रीकल्चर वाला सेक्टर और फिर इंडस्ट्री का। ये आपने याद कर लेना है, IPCC 2014 की रिपोर्ट है। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, देखो ना, ये देखिए, ये 25 है, ये 24 है, अब ये चेंज भी हो सकती है। ये 2014 की रिपोर्ट है, अब 23 चल रहा है, तो उस हिसाब से आपने थोड़ा ध्यान भी रखना है। अगर चेंज हो गया ना तो इट मीन्स वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, उस साल एग्जाम में आने के चांस और बढ़ जाएंगे फिर। अच्छा जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन या एनर्जी प्रोडक्शन,
इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, 25% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन 2010, मतलब 2010 की बात करें तो 25% क्या है इस सेक्टर से निकलता है। मेनली इट इन्वॉल्व द बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, मतलब फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को आपने बर्न किया किसके लिए? एनर्जी जनरेशन के लिए, फॉर द जनरेशन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये काफी परसेंट है इसका, ग्लोबल लेवल पर काफी अधिक है ये। फिर आता है जी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बाद में, पहले आएगा आपका, इसको ना काट दो, हम सीक्वेंस वाइज ही पढ़ेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे ना आप कंफ्यूज हो सकते हो। उसके बाद क्या आता है जी? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, अदर लैंड यूज। लैंड यूज वाला फैक्टर आता है मेन 24% के करीब। तो इसका मेन सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर, है ना, का क्या है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, डिफॉरेस्टेशन, ये 3 है एग्रीकल्चर में आते हैं। आपका फसल की पैदावार, क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, आपके कैटल वगैरह, और डिफॉरेस्टेशन। हेयर वी डू नॉट इंक्लूड CO2 that is removed from the atmosphere by the ecosystem। तो जो सिस्टम, इकोसिस्टम के द्वारा CO2 रिमूव हुई है, जैसे आप क्रॉप जहाँ प्लांट उगाओ, पैदा करो, तो वो फोटोसिंथेसिस में CO2 भी तो अब्जॉर्ब करेंगे। तो फॉरेस्ट्री में जब हम ग्रीन हाउस गैस के जिक्र कर रहे हैं, कितना निकली तो कितना अब्जॉर्ब की, उसको हमने नहीं किया कैलकुलेट। ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अब्जॉर्ब किया फैक्टर आ जाएगा तो इसका जो इफेक्ट है कम हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला, क्योंकि इन्होंने CO2 अब्जॉर्ब भी कर ली, रिमूव भी कर दी। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि CO2 रिमूव कितना हुआ एटमॉस्फेयर से, वो हमने नहीं इंक्लूड किया। दिस इंक्लूड सीक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन इन बायोमास, डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल्स। ठीक, इसमें क्या क्या आता है? सॉइल ने अपने में कितना कार्बन संभाल लिया, डेड ऑर्गेनिक मैटर में कितना है, वैसे बायोमास में कितना है, पेड़ की पत्तों में, उनकी टहनियों में कितना उन्होंने कार्बन अब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है जी। दिस सीक्वेस्ट्रेशन ऑफसेट अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ एमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है ना, तो तकरीबन एग्रीकल्चर सेक्टर का 20% ये ऑफसेट कर देती हैं। अब आप कहोगे सर अगर 20% कर दिया तो 24 में से 20 घटाए तो 4 रह गया, फिर तो बहुत कम रह गया, इतनी टेंशन की क्या बात है? असल में से 24 में से आप 20 नहीं घटा सकते। ये जो 20% है ना, ये 24% का 20% है, 24% का 20% है ये। मीन 24 का में से सिर्फ 5 ही निकलेगा, 4.5 5 के करीब। 24 का 20% आप निकालोगे तो फिर आपका 19-20% बचेगा। अच्छा जी, आगे है ट्रांसपोर्टेशन। 14% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इज इन 2010। तो अगर ऑफसेट भी कर दो ना तो फिर भी ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा है। ठीक, जहां पर हम एक बात भूल गए हैं, कौन सी? इंडस्ट्री वाली, जहां ऐड करो। एग्रीकल्चर के बाद किसका नंबर आया? इंडस्ट्री का 21%। प्राइमरली इट इन्वॉल्व्स द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बेसिकली फॉसिल फ्यूल का ही बर्न हो रहा है, कहां? एट द साइट ऑफ इंडस्ट्री फॉर एनर्जी जनरेशन। फॉसिल फ्यूल की बर्निंग इंडस्ट्री में। दिस सेक्टर आल्सो इंक्लूड एमिशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस। ठीक, नॉट ओनली प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस, जैसे कि केमिकल, मेटलर्जिकल एंड मिनरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस। जब हम धातुओं को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं, वो भी इनमें आ रहा है। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस भी इंडस्ट्री में ही काउंट की जा रही है। ठीक है जी। Although these transformation processes are not associated with energy consumption, चाहे आपने इस प्रोसेस में एनर्जी का कंजप्शन नहीं किया,
केमिकल को एक रूप से, जब मेटालर्जी धातुओं को निकालने वाले सिस्टम प्रोसेसर्स में मिनरल की ट्रांसफॉर्मेशन एक से दूसरे में, चाहे एनर्जी का कंजम्पशन नहीं हुआ पर फिर भी वो इंडस्ट्री में गिनी जाएगी। इट आल्सो इंक्लूड एमिशंस फ्रॉम वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज। तो वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज भी किसमें आई? इंडस्ट्री में। नोट करो एक बात, एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी यूज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी यूज, फॉसिल फ्यूल का बर्न तो काउंट होता है पर इलेक्ट्रिसिटी यूज का हम नहीं काउंट करते इसमें। क्यों भाई? इंस्टेड इट इज कवर्ड इन द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन सेक्टर, क्योंकि जो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है उसको हमने पहले वाले सेक्शन में, कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन में काउंट कर लिया है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी यूज इन इंडस्ट्री इसमें काउंट नहीं होती इंडस्ट्री सेक्टर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट था।